व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की खबरों में। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पुणे पुल हादसा, घायलों ने सुनाया बीती, स्थानीय लोगों का जताया आभार। राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार से पहले शोभा यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राजकोट पुलिस तैयार। गुजरात में अमेरिकी अधिकारी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की टीम अहमदाबाद पहुंची। 12 जून के विमान दुर्घटना स्थल का करेगी निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार के साथ। इंद्रायणी नदी पर हुए पुल हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान उन्होंने अपने साथ हुई भयावह घटना की आपबीती साझा की। घायलों ने बताया कि हादसे के समय वे बेहद डर गए थे और स्थिति बहुत भयावह थी। कई लोग पानी में बह गए, कुछ फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जो मदद की वो बेहद सराहनीय थी। एक घायल व्यक्ति ने कहा, अगर स्थानीय लोग समय पर न पहुंच होते तो शायद हम आज जिंदा न होते। उन्होंने तुरंत हमें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घायलों ने प्रशासन के साथ उन सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। जो कल हादसा जो ब्रिज कोलैप्स हो गया, उस दुर्घटना में जो है आप इंजर्ड हो गए हो, क्या आप जानकारी दे पाएंगे कि किस तरीके का ये? सर, मेरा नाम संजय लक्ष्मण गोपे है। मैं देवगांव से रहने वाला हूँ और मैं वहाँ पे कल पर्यटन एक खाली फैमिली को लेके घूमने के लिए गया था। अभी जो इंस्टेंट हुआ है वो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा करके, पर वो जब पूरे लोग जो गर्दी हुआ वहाँ पे, तो उसकी वजह से सब लोग पुल पे खड़े थे, तो उसकी वजह से बैलेंस गया और वो पुल बहुत पुराना होने की वजह से नीचे गिर गया। तो गिरने के बाद किसी को पता ही नहीं चला कि अपन नीचे गिरे। जिसको जैसा याद आया वो वहाँ से पानी से बाहर निकला और बाहर जाके खड़ा रहा। फिर जो कुछ अच्छे लोग थे उन्होंने कुछ हाथ दे के वो जो बाकी लोग थे उनको भी किसी को बचाया, जिसको बचा सकते थे वो, पर कुछ लोग ऐसे थे कि उनको बचा नहीं पाए, जो बारिश में बह गए। कितने उस दौरान मौजूद थे? स्थानिक नागरिकों ने किस तरीके से मदद की ब्रिज को? वहाँ पे साधारणतः 70-80 लोग तो हो गए और जो स्थानिक लोग थे उन्होंने रस्सी लाया, किसी ने सीढ़ी लाया, उसकी वजह से फिर खींचने का ट्राई किया। पर जो लोग इंजर्ड थे उनको खड़ा भी नहीं रह सकते थे, तो उसकी वजह से उनको वो पॉसिबल नहीं था। पर जो अच्छे खासे खड़े हो सकते थे उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाल के उन्होंने बाहर निकाल के नदी के बाहर रख दिया कि जिन्हें वो एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले सके। ऐसा उन्होंने फिर उनकी वजह से ट्राई किया और वहाँ के स्थानिक लोगों ने बहुत सारा मदद किया, जिसकी वजह से बहुत सी जानें बची। आप क्या कहना पाओगे कि किस तरीके का मंजर था जो ब्रिज कोलैप्स होंगे उसमें? आप सर, अभी मंजर ऐसा बताने से बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जो हुआ तो ऐसा किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और इतने कम टाइम में हुआ कि किसी को समझ में नहीं आया कि अपन नीचे गिरे हुए हैं। खाली नीचे गिरने के बाद जो होश में थे उनका एक ही मसला हुआ कि अपन कब बाहर निकल सकते हैं, और जिनके पैर अटके हुए थे, जैसे कि मेरा पैर वो अटका हुआ था, मुझे ये सोच रहा था कि मैं पहले फैमिली को बचाऊं, बाद में मैं देखूं। तो मैंने पूरे फैमिली को बाहर निकाला, उसके बाद मेरा पैर बाहर निकाला, तब जाके मुझे निकल रहा है, नहीं तो वो पत्थर गिरने की वजह से वो पैर पर गिरा था। संडे होने की वजह से हाँ, क्राउड ज्यादा था, उसकी वजह से वो सब लोगों की गर्दी हुई वहाँ पर। सरकार की तरफ से कुछ मदद की गई है? अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, अभी देखते हैं क्या कहते हैं सरकार। कल ये जो हादसा हो गया उसमें आप इंजर्ड हो गए हो, क्या किस तरीके का मंजर रहा, क्या आप कहना? मेरा नाम बादल सिंधरा में। हम 7 लोग फ्रेंड लोग सब गए थे वहाँ पे, और हमने मतलब इंजॉय वगैरह सब हो गया था। हम जब रिटर्न जा रहे थे घर, तो उसी टाइम पे उधर से 2-3 बाइक आ रही थी, इधर से भी 2-3 बाइक थी, तो वो निकल नहीं पा रही थी। तो उसकी वजह से वहाँ पे पूरी भीड़ लग गई, कम से कम 70 लोग वहाँ पे एकदम भीड़ लगी। तो वो पुल सहन नहीं हो पाया उस पुल को, तो वन टाइम ही वो नीचे गिर गया पुल। हमने तो जैसे तैसे वो गाड़ी को पकड़ के रखे थे, गाड़ी को जैसे पकड़े तो मेरे को भी 2 लोगों ने से पैर को उनको पकड़ने के चक्कर में मैं भी चला गया था नीचे। फिर फ्रेंड ने मुझे निकाला बाहर जैसे तैसे। फिर हमने भी, हमारे जितने भी दोस्त लोग थे सबको बाहर निकाला, और कुछ 3-4 लेडीज थी उनको भी निकाल लिया बाहर। फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट हॉस्पिटल में आए। और क्राउडिंग वहाँ पे था, घूमने लोग आए थे? घूमने तो बहुत लोग थे वहाँ पे, 1000-2000 के आसपास, उससे ऊपर ही लोग थे। लेकिन पुल पे उस टाइम पे 70 से 80 लोग थे। मंजर रहा उस समय, क्या मंजर तो
जब मैं निकला और हमारे फ्रेंड लोग को निकाल तो मेरे पैर के ऊपर एक लेडीज सोई हुई थी, एक फ्रेंड सोया हुआ था और मेरे सामने 2 लाशें पड़ी थी। तो बहुत भयंकर था वो मंजर, मेरे लिए तो बहुत बेकार था। कहाँ पे चोट मेरे को थोड़ा पैर में है और थोड़ी कमर में है, मोच है, और बाकी तो सब थोड़ा नॉर्मल है अभी। स्थानिक लोगों ने किस तरीके से वहाँ पे मदद की? स्थानिक लोग उसके 15-20 मिनट बाद सब लोग आए वहां से। स्थानिक लोगों ने रस्सी वस्सी सीढ़ी वीढ़ी लाए और सबको एक एक करके जो ठीक ठाक थे सबको ऊपर लिए, और जो ज्यादा इंजर्ड थे तो उनको बांध के उन्होंने ऊपर ले लिए थे। सरकार की तरफ से कुछ क्या मदद की गई है? एनडीआरएफ की टीम आई थी वहां पे, उन्होंने भी किया, और यहाँ पे तो इलाज चल रहा है अच्छा अभी। अस्पताल में आपको सरकार की तरफ से कुछ अस्पताल में इलाज के लिए मदद वगैरह की? हाँ, अभी तो मदद की गई, हमको कुछ पैसा वैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, सब सरकार की तरफ से। और अब अगली खबर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार से पहले निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर राजकोट पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। क्राइम विभाग के डीसीपी पार्थराज सिंह गोहिल ने जानकारी देते हुए कहा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य भर से कई वीआईपी राजकोट पहुंच रहे थे। इसे देखते हुए शोभा यात्रा के लिए तय मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई और हमने लोगों से अपील की कि वे न केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन खड़े करें। डीसीपी गोहिल ने कहा कि राजकोट पुलिस इस शोभा यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी तरह की अवस्था हो तो इसके लिए सभी सुरक्षा प्रबंध सख्ती से लागू किए गए हैं। राजकोट में आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी की अंतिम यात्रा निकलने वाली है। इसके लिए जो पूरे स्टेट से सारे वीआईपी की मूवमेंट यहाँ पे होने वाली है और उस वीआईपी मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो मेन उनका जो प्रोसेशन का रूट है उस रूट को नोटिफिकेशन करके बंद कर रखा है कुछ घंटों के लिए। वो नोटिफिकेशन में निर्दिष्ट किया गया है। उसके अलावा अलग अलग जगह पे पार्किंग की अरेंजमेंट्स भी राजकोट शहर पुलिस के द्वारा की गई है और जो पार्किंग की अरेंजमेंट्स है वहीं पे लोगों को पार्किंग करने के लिए हम लोगों ने अपील की हुई है। जो माननीय पूर्व सीएम सर का जो जहां पे घर है वहां पे नजदीक में ही एक मंदिर है जहां पे उनके पार्थिव देह के दर्शन के लिए अरेंजमेंट्स की जा रही है। वहां पे भी बंदोबस्त और वो सब लगाया गया है। तो राजकोट शहर पुलिस पूरे इस जो प्रोसेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बंदोबस्त के लिए तैयार है। अब अगली खबर। 12 जून को हुई विमान दुर्घटना की जांच के सिलसिले में अमेरिका से आए अधिकारी और भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अधिकारी अहमदाबाद पहुंचे। दोनों देशों की संयुक्त टीम अब दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो चुकी, जहां वे विस्तृत निरीक्षण कर तकनीकी जांच शुरू की। इस हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित कई लोगों की जान गई थी, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही थी। अब विशेषज्ञों की ये टीम दुर्घटना के कारणों की तह तक जाने के लिए मौके पर गहन पड़ताल कर चुकी है। वही है डीजीसी और एआई पक्का। हाँ और कोई नहीं है बाहर से, सब फॉरेनर है। आना है सर। અત્યારે जो जा रहे हैं या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं या साइड पे जाएंगे? साइड
और अब अगली खबर। पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम द्वारा वांछित अपराधी की तलाश के दौरान सोलापुर के मोहल थाना क्षेत्र के लांबोटी गांव में बीती रात एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी शाहरुख उर्फ हती रहीम शेख मारा गया। पुणे के अपर पुलिस आयुक्त पंकज देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया, हती रहीम शेख के खिलाफ इस साल दूसरा मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। इस केस में कुल 17 आरोपी वांछित थे, जिनमें से 9 को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान पता चला कि शेख लांबोटी गांव में छुपा हुआ है। क्या है उसकी प्राथमिक जानकारी आपके पास? सोलापुर ग्रामीण के मोहोर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लांबोटी इस गांव में गई रात करीब 3:30 से 3:45 के दरमियान एक घटना घटी है। इसमें पुणे की क्राइम ब्रांच की एक टीम एक कुख्यात आरोपी शाहरुख उर्फ हती रहीम शेख इसको ढूंढने के लिए गई थी। इस आरोपी पर दूसरा मौका हमने इसी साल लगाया है। उस मौका के गुने में टोटल 17 आरोपी है, उसमें से 9 आरोपी हमने अरेस्ट किए थे और 8 फरार थे। जब इसके बारे में हमें मालूमात हुई तो हमारी एक टीम वहां जाके उन्होंने इसके बारे में ज्यादा तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद यह पता लगा कि लांबोटी गांव में एक घर में यह आरोपी छुपा हुआ है। उस घर के उसके जो रिलेटिव्स है उनके साथ जब इसके रूम का दरवाजा खटखटाया गया, उसने रूम का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही पुलिस एंटर हुई और यह बताया गया कि पुलिस है तो उसने पुलिस पार्टी पर एक फायर किया। क्रॉस फायरिंग दूसरा फायर किया। क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग किया और उसमें उसके पैर पर पहली गोली लगी और बाद में एक और गोली लगी। इसमें उसको जख्मी अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां पर उसे डेड डिक्लेयर किया गया है। सर, इस आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? क्या किस तरह के क्राइम में ये शामिल था? और यह जो आरोपी है इस पर 2011 से लेकर आज तक करीब 15 सीरियस ऐसे स्वरूप के गुने हैं। इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर इस तरह के भी गुने हैं। अभी का जो गुना है उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के ही गुनाह में इसके ऊपर मौका ये कलम लगाए गए थे और उसी में वह हमको वांटेड था। और अब अगली खबर। जयपुर में स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनाए, इस जीवन का हिस्सा बनाए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। दरअसल राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि योग न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देवनानी ने कहा कि योग एक स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र जी से बाबा रामदेव और उन सभी संगठनों का धन्यवाद करता हूं जो योग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे अपील की कि हमें योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। ये केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बल्कि निरंतरता से किया जाने वाला जीवन शैली का अंग होना चाहिए। इस विश्व योग दिवस के 11वें के अवसर पर हमने पूर्व तैयारी की दृष्टि से आज विधानसभा के साथी गणों के साथ, जिसमें मंत्री और विधायक गण भी थे और विधानसभा के भी सारे सदस्य थे, उनके साथ योग करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ योग हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों सारे शरीर जब तक स्ट्रेचिंग नहीं होगा, उसका व्यायाम नहीं होगा, तब तक हमारा मन भी चंचल होता हुआ भटकता रहता है। और आज इस शरीर के लिए स्वस्थ रहना जो आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है, इसको संभाल के रखना भी हमारा काम है। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और बाबा रामदेव का, और साथ में इससे जुड़ी फिर धीरे धीरे क्रीड़ा भारती सहित अन्य कई संस्थाएं जो इसका जुड़ गई हैं और योग का प्रचार प्रसार कर रही हैं। एक सुखद अनुभूति हो रही है कि शरीर एक बिल्कुल स्वस्थ और चिंता मुक्त रहा है। उसके आधार से आपके आज फेफड़े भी जो आज इस कोविड के कारण कमज़ोर हो गए थे, अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे फेफड़े भी मजबूत बनते हैं। और साथ में टांगों का और आयु के साथ जो कुछ भी शरीर का जो कमी आती है वो योग के साथ पूरी की जा सकती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि योग को जीवन का अंग बनाते हुए दैनंदिन हम दिनचर्या में इसको जोड़ेंगे तो खुद स्वस्थ भी रहेंगे और अपना काम दैनंदिन भी हम अच्छे स्वस्थ मन के साथ
अच्छी तरह कर सकेंगे, हमारी क्षमता में भी वृद्धि होगी और हमारे कार्य क्षेत्र में हम सफलता आयोजित करेंगे। दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है, खासतौर पे हवाई दुर्घटनाएं। अहमदाबाद के बाद उत्तराखंड में हादसा हुआ जयपुर का पायलट। हालांकि हवाई दुर्घटनाएं निश्चित रूप से बहुत दुखद हैं, पीड़ादायक हैं, हृदय विदारक हैं। इसके रोकने के लिए जांच चल रही है। मैं तो जांच के परिणाम आने के बाद इसके लिए जो कुछ उचित कदम होंगे वो निश्चित रूप से सरकार भी उठाएगी, संबंधित कंपनियां भी उठाएंगी और हम लोग भी उसके प्रति सतर्क रहेंगे। कांग्रेस रिटायर्ड जज से जांच की बात कर रही है अहमदाबाद में। देखो, ये विषय सरकार का है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें जज की तुलना में मैं समझता हूँ इसके जो एक्सपर्ट हैं एविएशन के, यदि वो इसकी जांच करते हैं और उसमें एविएशन अधिकारी भी समय समय पर हैं, उससे रिटायर्ड यदि एविएशन अधिकारी करते हैं तो इससे ज़्यादा सुखद हमारे पास कारण के सामने आएंगे और सबके सामने कारण आने वाले हैं। इसलिए इसमें किससे जांच हो, मैं समझता हूँ इसमें प्रशासन को सबकी बात सुन करके सही निर्णय करने चाहिए। और अब अगली खबर, तमिलनाडु में तूतीकोरिन के मछुआरे 61 दिवसीय वार्षिक प्रतिबंध के बाद फिर समुद्र में उतरे। 61 दिनों के वार्षिक मछली पकड़ने के प्रतिबंध समाप्त होने के बाद तूतीकोरिन के मछुआरे एक बार फिर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए रवाना हो गए। ये प्रतिबंध मानसून के दौरान मछलियों के प्रजनन काल की रक्षा के उद्देश्य से हर वर्ष लगाया जाता है और ये भारतीय तटरेखा के विभिन्न हिस्सों में प्रभावी रहता है। इस वर्ष ये रोक 1 अप्रैल से 31 मई तक लागू रही। प्रतिबंध के समाप्त होने से मछुआरे में एक बार फिर उत्साह का माहौल है। वे अपनी नौकाएं और जाल तैयार कर समुद्र की ओर लौट रहे हैं, जिससे तटीय क्षेत्र में फिर से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन ने मछुआरे से अपील की कि वे समुद्री जीवन की सुरक्षा और सतत मछली पालन के नियमों का पालन करते हुए अपनी गतिविधियां करें।
अब अगली खबर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत राजस्थान विधानसभा परिसर में योग अभ्यास सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में अधिकारी, कर्मचारी और अन्य सदस्यों ने योग अभ्यास में भाग लिया। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम के अभ्यास किए गए, जिससे स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि योग दिवस के मुख्य आयोजन को सफल बनाने के लिए विधानसभा में लगातार रिहर्सल और अभ्यास सत्र जारी है। आयोजन का उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस दैनिक जीवन का हिस्सा बनना है। ताड़ासन के बाद अगला आसन है जानते हैं करने की उपरक्षा बहुत उपयोगी है। जीवन में संतुलन लाना है, योग के माध्यम से जीवन में संतुलन लाना है। तो सब अपना गौरव कर लीजिए। सबसे पहले अपने दाहिने पैर को उठा करके बाएं जगह पर टिका लीजिए और हाथों को आयोजन कर लीजिए, जिससे आपका संतुलन बने। जिनका नहीं होता है वो केवल घुटने पर रखने पंजे को घुटने पे टिकाइए, संतुलन बनाइए और फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाइए और फिर ऊपर ले जाकर नीचे आपको नीचे आगे स्थिर हो जाइए। स्थिर सुगम आसन 50 आसन आना आवश्यक है। एक आसन में स्थिरता प्राप्त करना, उसका नाम योग है। तो थोड़ा स्थिर होने के लिए संतुलन नहीं करना है तो दोनों पैरों पर खड़े होकर भी कर सकते हैं प्रारंभिक आसन में, लेकिन औंधियां सीधी करना जो तानिए हाथ से पहले हाथों को वायु करिए, फिर धीरे से दूसरी तरफ से इसी काम को दोहराना है। वापस हाथ बाजू में अनुशासन, बायां पैर ऊपर उठाइए, और अब अगली खबर। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 288 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कुल 288 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने सरकार की विकास योजनाओं और जनता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में संतुलित विकास को प्राथमिकता दे रही है और इन परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे, परिवहन, जल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। जो 8 तारीख को रिजल्ट आया, एक तरफा रिजल्ट, वो कमल के फूल को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसके लिए आप सबका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों, कुछ महीने पहले आप लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार तो बनाई, परंतु उसमें एक और इंजन जोड़ने का हरियाणा के लोगों ने काम किया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। 3 गुना ज्यादा से ये काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि सरकार पर फिर से आप लोगों का, जो आपने अपना अटूट विश्वास जताया है, आपने परिवारवाद, आपने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार करके विकास और राष्ट्रवाद की नीति को मोहर लगाने का काम आप लोगों ने किया है। यह जो जीत है, यह हरियाणा के हर उस नागरिक की है जो
एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित हरियाणा का सपना देखता है। मुझे ये खुशी है। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो यह विश्वास हम पर किया है, हम उस विश्वास पर 100% खरा उतरेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये खुशी है कि ये रेवाड़ी की धरती ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये वीरों की धरती है। और अब अगली खबर। इंद्रायणी नदी पुल हादसा, शिवसेना नेता आनंद दुबे ने उठाए सवाल, कहा यह सीधा हत्या का मामला है। इंद्रायणी नदी पर हुए पुल हादसे को लेकर शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने प्रशासन और सरकार पर तीखे सवाल उठाते हुए घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इसे लापरवाही नहीं बल्कि सीधी हत्या करार दिया। आनंद दुबे ने कहा, जब पुल जर्जर था तो संबंधित प्राधिकरण ने उस पर बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए, पर्यटकों की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की गई, पुल की देखरेख के लिए जिम्मेदार सभी वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जानी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब पुणे के करीब जब ये खबर हम सबने सुनी कि इंद्रायणी नदी के ऊपर एक ब्रिज था जो पुराना था, जर्जर था और लोग उस पर खड़े थे और वो ब्रिज गिर के बह गया और कई लोग उसमें बह गए, 30-35 लोग से ज्यादा लोग बह गए। खबरें आ रही हैं कि 4 लोग तो मृत भी हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब प्रशासन को ये पता था कि ये ब्रिज जर्जर है, ये ब्रिज पुराना है, ये चलने योग्य नहीं है, तो पहले तो वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। दूसरी बात, जब पता है कि आज संडे है, छुट्टियां हैं, लोग अपने घरों से निकलकर नदियों के पास जाते हैं, बरसात में भीगना पसंद करते हैं, तो क्यों उनकी सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की गई। हम सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सरकार में बैठे उन बड़े बाबुओं पर, अधिकारियों पर, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उस ब्रिज के देख रेख की, रख रखाव की। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी सजा उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। ये लोग बच सकते थे अगर उस ब्रिज के यहां नोटिस लगे होते, पुलिस खड़ी होती, प्रशासन होता, तो लोग बच सकते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज का 1 साल पहले ही 8 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया था, लेकिन वो सिर्फ कागज पर रह गया। न ठेकेदार अपॉइंट हुए, न ब्रिज का काम शुरू हुआ। अगर उस ब्रिज का काम भी शुरू हुआ होता तो आज 4 लोगों की जिंदगियां भी बच गई होती और ये जो 25-30 लोग घायल हैं ये भी बच गए होते। ये जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, ये जमा कर रहे हैं खोखे, भ्रष्टाचार करके कमा रहे हैं खोखे और जनता के जान के साथ कर रहे हैं धोखे। ये कैसी सरकार है? क्या इसीलिए हमने इन सरकारों को चुना था? जब आपके पास चुनाव आता है तो आप कहते हैं हम अपनी लाडली बहनों को ये देंगे, आशा वर्कर को ये देंगे, किसानों को ये देंगे, और 8 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया और आज तक उसको ठेकेदार आपने नहीं चयनित किया, आपने टेंडर नहीं किया, ब्रिज नहीं बना। तो हम सीधा सीधा मांग कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी से कि ये सीधा सीधा हत्या की गई है हमारे निर्दोष लोगों की, जिनकी कोई गलती नहीं है। और उस पर गिरीश महाजन जैसे मंत्री ये बयानबाजी दे रहे हैं कि लोगों को समझदारी दिखाना चाहिए, लोगों को भी अपने जान की परवाह करनी चाहिए, लोगों को भी जरा ब्रिज पे नहीं जाना चाहिए। लोग जाएंगे, लोग छुट्टियां मनाना चाहते हैं। हमारे देश में लोगों का शौक रहा है घूमना फिरना। पुणे के लोग जिस प्रकार एक दिन आनंद का लेना चाहते हैं, सरकार उन्हें दे नहीं सकती। आज जिस प्रकार पुणे की कानून व्यवस्था की दुर्गति हुई है और लोगों से छुपा नहीं है, अब लोग पर्यटन बन के भी नहीं घूम सकते। यही तो बरसात का 1-2-4 महीने का मौसम होता है कि लोग अपनी खुशियां जाहिर करते हैं, और इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से, लापरवाही की वजह से आज जिंदगियां मौत के पास जा रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यही कहेंगे देवेंद्र जी से और अजीत दादा से। अजीत दादा भी पुणे से आते हैं, वो बड़े नेता है, उप मुख्यमंत्री। हम कहेंगे कि जो भी अधिकारी दोषी हो इसमें बचने न पाए, जिसकी भी गलती है, जिसकी भी अनियमितता है, सबको सलाखों के पीछे भेजना है और भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए जितने पुराने ब्रिजेस हैं सबके ऑडिट होने चाहिए, सबकी एक प्रकार से जांच होनी चाहिए, नियमित जांच होनी चाहिए, और जितने पर्यटन स्थल हैं वहां पर सुरक्षा मुहैया होनी ही चाहिए। अन्यथा ऐसे हादसे जब होंगे तो हम तो अपने स्वजन खो रहे हैं। किसी दिन हम सुन रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद से लंदन जा रही है फ्लाइट, वहां पे लोग मृत हो जा रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है, कहीं लोग पुल में बह जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार। बीजेपी कब सुधरेगी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एनडीआरएफ की टीम को, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए भी इतने
25 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं, और भगवान से यही कामना करूंगा जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन दुख होता है कि सरकार में बैठे लोग पूरी तरह से लापरवाह हैं, पूरी तरह से अगंभीर हैं। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो है मुआवजा, 5 लाख रुपया देकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या बहुत प्रेम करते हैं जनता से? नहीं, दुर्भाग्य है कि पहले आप हमें मार डालो, फिर आप हमें 5 लाख रुपया देके हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। नहीं चाहिए किसी को लोगों को अपने स्वजन चाहिए, अपने प्रिय छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल पे जाते हैं, थोड़ा सा लुत्फ उठाते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं, उनकी जिंदगियों को आपने नरक बना दिया। इस सरकार ने, जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है 2024 के नवंबर से, तब से ये सरकार जनता की काम नहीं कर रही है। ये तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी, ये जो तीनों मिलके सरकार को लूट रहे हैं ना, इससे जनता त्राही त्राही कर रही है। और अब जनता सड़कों पर आए बिना रुकेगी नहीं। हम आज विपक्ष में हैं, हम यही मांग करेंगे कि कोई भी अधिकारी इसमें बख्शा ना जाए, छोटी मछली के साथ साथ बड़ी मछली भी पकड़ी जाए। सर, इस पूरे मामले में पीएम ने भी सीएम को कॉल किया था और इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो पीएम की तरफ से ली गई है। नहीं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी, हम देखिए, हम इसमें पहले कह रहे हम राजनीति नहीं करना चाहते। एक प्रधानमंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये पूछना चाहिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से कि तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करवा दी? तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम्हारे कैबिनेट के अधीन ये सारे काम होते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत सारे टेंडर की बात जाती है, इसकी जो मीटिंग होती है क्यों नहीं होती रेगुलर मीटिंग? क्यों ये इरेगुलरिटी आप कर रहे हैं? क्यों जब वो ब्रिज जर्जर था तो उसकी आपने ऑडिट नहीं करवाई, और ऑडिट करवाई तो उसका टेंडर क्यों नहीं निकलवाया, टेंडर नहीं निकलवाया तो उसका ब्रिज क्यों नहीं बना? एक से एक तार जुड़े हैं, आप पाएंगे इसमें बहुत लोग पकड़े जाएंगे। ये बहुत बड़ी लापरवाही का विषय है, ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। 2025 जब से शुरू हुआ है तब से आप हम देख रहे देश में कोई ना कोई दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी हो रही है, और उसमें महाराष्ट्र का एक ना एक व्यक्ति तो जरूर होता है। मैं वही कह रहा हूं कि ये देखिए, पहली बात तो दुर्घटना जब होती है और अपना कोई मृत होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब सरकार ही इन्वॉल्व हो और सरकारी बाबू इसमें पूरी तरह से लिप्त हों, उनकी गलतियों, उनकी खामियाजा की वजह से लोगों की जिंदगियां चली जाए, तब हम सवाल पूछेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे कि उस ब्रिज को आपने जर्जर घोषित क्यों नहीं किया, बैरिकेटिंग क्यों नहीं की, वहां पे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था, 40-50 लोग उस जर्जर इमारत पे खड़े होके कैसे खड़े हुए? आप लापरवाह हैं। सरकार में बैठा जो मावड़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाला इंद्रायणी ब्रिज के एरिया जो है जहां ये हादसा हुआ है, वो वहां के जो सबसे बड़े जिम्मेदार बाबूज हैं वो जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं, वहां के जो प्रशासन है जिम्मेदार है, उन सब को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देकर मनुष्य वध का गुनाह, मतलब हत्या का गुनाह उन पर चलाना चाहिए। और अब अगली खबर, लुधियाना उपचुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का हमला, दिल्ली को लूटा, अब पंजाब की बारी। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये सभी जमानत पर बाहर है। इन्हें दिल्ली की जनता के पैसे की लूट और घोटालों का जवाब देना होगा। अब पंजाब का खजाना लूटा जा रहा है। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में किए गए कथित घोटालों की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है और अब वही भ्रष्टाचार पंजाब में दोहराया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे नेताओं को जवाबदेह ठहराए और आने वाले उपचुनाव में सही निर्णय ले। और 11 साल में हजारों करोड़ रुपए का गबन करके जब तक दिल्ली के लोग समझे, जब तक सरकार हटाई, जब तक उनको धक्का दिया, फटाफट भाग करके पंजाब के साथ आ चिपके, जेल की हवा खाई, सारे के सारे जमानत पे छूटे हुए हैं। दिल्ली के कोर्ट में आज भी नाम लिखा है, रोज सुनवाई होती है, हाजिरी भरने जाना पड़ता है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, एक एक जने को रोज हाजिरी लगती है कोर्ट में, जवाब देना पड़ता है ढेर सारे घोटालों का जो दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने लूटा। दिल्ली तो छोटी सी थी तो हजारों करोड़ रुपए खा गए। झाड़ू ने झाड़ू चलाई पर दिल्ली की धूल मिट्टी पे नहीं, खजाने पे झाड़ू चला दी। और अब निगाह है पंजाब के खजाने पे।
निगाह क्या है? रोज लुट रहा है। जितने साल रहेंगे, जितने दिन रहेंगे, जितने घंटे रहेंगे, आप समझ लीजिए रोजाना पंजाब का खजाना लूटा जा रहा है, जो कि पंजाब की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, आपकी मेहनत का पैसा है। और खा कौन रहा है? केजरीवाल, उसके भ्रष्ट लोग, उसकी भ्रष्ट सरकार, उसके मंत्री जिनको दिल्ली ने धक्के मार के निकाल दिया, वो भ्रष्टाचारी अफसर जो दिल्ली के घोटालों में शामिल थे और यहां आकर के एक एक को विभाग दे दिए गए। सारे वही लोग हैं, चेक कर लेना। वो विभव कुमार जितने दिल्ली सरकार के अफसरों को कमरे में बंद करके मारा था, जिसने स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की सांसद थी आम आदमी पार्टी से, उसको कमरे में बंद करके मारा, तब तो केजरीवाल के मुंह में गोंद चिपक गई, कुछ नहीं बोला। जब देशभक्ति की बात होती है, जब सरकारें सरहद पे विदेशी आतंकियों से लड़ते हैं, जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है, तब केजरीवाल की जुबान निकल आती है, सबूत मांगते हैं, सेना पे प्रश्न चिन्ह लगा। और अब अगली खबर, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने पूर्ववर्ती रूपाणी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ये दुखद घटना तब हुई जब 241 लोगों को लेकर लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एलसीडी तोड़ो, कैमरा तो हाथ हाथ लाइव फ्रेम कनेक्ट करो प्लीज। हाँ, इंग्लिश पे कॉल करो भैया, पैर निकालो, पैर निकालो भैया, खड़ा तो नहीं सर, आपका क्या आम कर लो, देखिए नीचे 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 कैमरा थोड़ा नीचे लो ना और अब अगली खबर, एयर इंडिया विमान दुर्घटना में शहीद हुए पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को सिविल अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय गहरे दुख और भावुकता का माहौल देखने को मिला। उनकी पत्नी, परिवार के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक नेता उपस्थित थे, जिन्होंने उन्हें अंतिम विदाई दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी के चेहरे पर गम और संवेदना साफ झलक रही थी। यह हादसा तब हुआ था जब लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है और लोगों ने उन्हें याद करते हुए उनके योगदान को याद किया है। आप मुझे बताओ ना, अब आप देख रहे हो।
सर थोड़ा कैमरा डाउन करूँ। आगे मत आ पूरे एकदम पूरे अरे और अब अगली खबर। कॉन्फ्रेंस 2025 केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने राहत आयुक्तों, सिविल डिफेंस और आपदा प्रतिक्रिया बलों को संबोधित किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण पूरी दुनिया आपदाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि केवल 10 वर्षों में एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के करीब पहुंचा दिया है। अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए सभी संबंधित विभाग बल मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आपदा प्रतिक्रिया और राहत कार्यों में लगे सभी कर्मियों की सराहना की और आगे भी इसी प्रकार तत्पर रहने का आह्वान किया है। हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। और जब मैं कहता हूं कि भारत ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर है, तब हमने
वैश्विक स्तर पर भी CDRI के माध्यम से ढेर सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है और स्वीकृति भी प्राप्त। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राहत आयुक्त और आपदा प्रतिक्रिया बलों की कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों तथा आपदा प्रतिक्रिया बलों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया आपदाओं को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा, ये हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि मात्र 10 वर्षों में NDMA, NDRF और CDRA जैसे 3 प्रमुख संस्थानों ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के बेहद करीब ला दिया है। सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर NDMA, NDRF और CDRI ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। NDMA ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का NDMA ने बहुत अच्छा किया है। और NDRF की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में NDRF ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और NDRF के संरचना में SDRF का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। SDRF के जवानों को NDRF के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी NDRF ने बहुत बड़ा काम किया है। और जब मैं कहता हूं कि भारत ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर है, तब हमने वैश्विक स्तर पर भी CDRI के माध्यम से ढेर सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है और स्वीकृति भी प्राप्त की है। मित्रों, ये 10 साल के अंदर डिजास्टर रिस्पांस के लिए ये दशक जो है बड़ा परिवर्तनकारी दशक माना जाएगा। जब भी भारत के डिजास्टर रिस्पांस का इतिहास लिखा जाएगा, ये 10 साल संक्रांति काल के 10 साल के रूप में इतिहास को इसको नोट करना पड़ेगा। ये 10 साल में क्षमता, गति, दक्षता और सटीकता, ये चारों क्षेत्रों में हमने बहुत नोंदपात्र सिद्धियां हासिल की हैं। हमने न केवल क्षमता को बढ़ाया है, इसको संवर्धित कर कर सातत्यपूर्ण तरीके से तहसील तक पहुंचाने का काम किया है। हमने गति का भी ध्यान रखा है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी भी काम में गति का बहुत महत्व होता है। समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होना और लोगों को बचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने आधुनिक से आधुनिक तकनीक और समर्पित अपने बल के कारण, समर्पित स्वभाव वाले बल के कारण दक्षता में भी वृद्धि की है और तकनीक का उपयोग कर कर सटीकता के साथ पूर्वानुमान और जहां इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहां पर इंफॉर्मेशन एडवांस में पहुंचाकर समाज को जागरूक करना और पूरे समाज को ये डिजास्टर मैनेजमेंट के और राहत और बचाव के काम में जोड़ने में भी हमें सफलता मिली है। और अब अगली खबर। गुजरात में केजरीवाल ने भाजपा पर वोटर्स की चोरी का लगाया आरोप। गुजरात के विस्वडार के खालसरी गांव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि विस्वडार के लोग जो गुजरात में रहते हुए भी बहादुरी से भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, भाजपा ने धोखाधड़ी का सहारा लिया है। 5 साल पहले उन्होंने अपने ही पार्टी के हर्षद रबाडिया को चोरी के आरोप में कर लिया था गिरफ्तार। इसके बाद जब आपने आम आदमी पार्टी को
महबूबत भयानी को वोट दिया तो भाजपा ने उन्हें भी छीन लिया। कि गुजरात में रह के इतनी बड़ी ताकत को पिछले 20 साल से विसावदर के लोग जो हैं वो सामना कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं भाजपा को, लेकिन भाजपा ने चीटिंग करना चालू कर दिया। 5 साल पहले उन्होंने हर्षद रबड़िया को उनकी पार्टी से चोरी कर लिया। फिर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, भूपत को जिताया, उन्होंने भूपत को चोरी कर लिया। अब बीजेपी कह रही है कि आप हमें वोट दो ना दो, जिसको भी वोट दोगे हम उसको चोरी कर लेंगे। तो मेरे पास विसावदर से कई लोग मिलने के लिए, मैं पूरे देश भर से लोग मेरे से मिलने आते हैं, मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा सर आज हमारे सामने, हम बीजेपी से नफरत करते हैं। विसावदर के लोग मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा हम बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। को वोट देते हैं वही उनके पास चला जाता है। तो हमने सबने मिलके बहुत सोचा और हमने अपने सबसे कट्टर हीरो को, गोपाल इटालिया को, फाइटर को आप लोगों को दिया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है। गोपाल इटालिया को कोई माई का लाल खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई नहीं खरीद सकता गोपाल इटालिया को। आप बेहिचक होके इस बार गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिताइए, गोपाल इटालिया टूटेगा नहीं। और अब अगली खबर, दिल्ली में अहमदाबाद विमान हादसे पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा। ड्रीमलाइनर देश का गर्व, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सीपीआई के महासचिव डी राजा ने गहरा शोक व्यक्त किया और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। डी राजा ने कहा अहमदाबाद में जो हुआ वो एक बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, जिसमें एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर शामिल था। एयर इंडिया और ड्रीमलाइनर को देश का गर्व माना जाता है, फिर ऐसा हादसा आखिर कैसे हो गया? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विमान के रखरखाव में कोई चूक हुई या एयरपोर्ट और रनवे प्रबंधन में कोई कमी थी, कि अभी स्पष्ट नहीं है। What happened in Ahmedabad? It was a tragic accident, very tragic accident. That too, it happened with the Air India plane, Dreamliner, and Air India is supposed to be considered to be the pride of the nation. It is national carrier. How such accident could take place? What was the failure? On the part of maintenance of aircrafts, maintenance of airports, runways. We do not know what was the lapse. Now government has ordered an enquiry, high-level enquiry. That high-level enquiry must do very objective investigation. And try to find out the cause of the accident, because there can be technical problems, there can be ground maintenance problems. We do not know actually, but one thing is clear, there are complaints about poor maintenance of aircraft. People keep talking about poor maintenance of aircraft and lack of manpower, and even in the airports there are many technical snags. अगली खबर, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, विकास को लेकर हुई सकारात्मक चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से वेलगापुरी में मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि अधिकारियों के साथ बहुत ही रचनात्मक चर्चा रही। मेरे सहयोगी मंत्रियों के साथ हमने 3 विकास नोड्स की प्रगति की समीक्षा की, संभावित उद्योगों पर चर्चा की जिन्हें हम आकर्षित कर सकते हैं, और केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से विकास को गति देने के उपायों पर विचार किया गया। With the officials of the Industrial Development Corporation and the
national body which are together developing 3 industrial nodes in Andhra Pradesh. We also extensively reviewed, along with my colleague Minister Mr. Pemasani and Industries Minister Mr. Bharat, the development of all the 3 nodes, potential industries that we can attract, how we can speed up the development of the 3 nodes being set up in partnership with central government and Andhra Pradesh government, and potentially what more we can do to attract different sectors, foreign direct investment, and promote job generation in the state of Andhra Pradesh. We also saw very good progress in the new campus of NID, National Institute of Design, which has come up very beautifully in Kakinada. And I believe the Tobacco Board has also made very good progress with the farmers over the last 4 years, almost doubling their income. Of course, there is issues about excess production which will have to be curtailed. Otherwise, these good prices are not sustainable, and therefore I have directed the officials to make sure that excess production should no more be allowed, and we should have production as per the approved plan so that the prices can be maintained at a reasonable level. Otherwise, everybody will suffer. I'm also very happy to share with you that I've had very good discussions with Chandrababu Naidu Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, about the overall plans to promote industry and exports from Andhra Pradesh. And we are very confident that in the years to come, Andhra Pradesh will continue to grow, will continue to lead in terms of industrial development, to promote the prosperity of all the 1.6 crore families of Andhra Pradesh. दर्शकों फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी और जुड़े रहिए मेरी सहयोगी शिवा के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज।